हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 2020 की एक ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है द बैंकर। इस जर्जर टोपी को देख के इसको गरीब मत समझना। इस टोपी को एक टॉप बिजनेसमैन ने पहन रखा है। इस बच्चे का नाम है बर्नार्ड। ये जूता चमकाने वाला लड़का है, लेकिन गौर से देखने पे पता चलता है कि ये बस बैंक के सामने ही जूता चमकाता है ताकि उसके कस्टमर्स सारे गोरे और पैसे वाले हों। भले ही जूते चमकाकर उसे कम पैसे मिलते हैं, लेकिन उसे इसकी फिक्र नहीं है क्योंकि गोरे लोग उसके पास आकर बिजनेस की बातें करते हैं और बर्नार्ड धीरे धीरे जूते चमकाते चमकाते उनके बिजनेस के सारे फाइनेंशियल सीक्रेट्स सुन लेता है। जब गोरे लोग चले जाते हैं तो बर्नार्ड नोट कॉपी में ये सारी चीजें लिख लेता है। बर्नार्ड को गोरों से बस फाइनेंशियल चीजों की नॉलेज चाहिए थी। बचपन से उसका सपना है बैंकर बनने का। 1939 में टेक्सास में काले लोगों पर बहुत भेदभाव किया जाता था। उनके ऊपर बहुत उत्पीड़न किया गया था। बर्नार्ड के पिता कहते हैं कि बैंकर बनने का उसका सपना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन बर्नार्ड अपने सपनों पर भरोसा करता है। 15 साल बाद बर्नार्ड अपनी बीवी यूनिस और बच्चों के साथ लॉस एंजलिस में रह रहा है। लॉस एंजलिस में टेक्सास जैसा भेदभाव नहीं है, इसलिए बर्नार्ड लॉस एंजलिस में ही बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचता है। तीनों बर्नार्ड के एक रिश्तेदार के पुराने कमरे में रहने लगते हैं। बर्नार्ड अपनी बीवी से वादा करता है कि वो तीनों जल्दी ही बहुत अच्छी जगह पर रहने चले जाएंगे। बर्नार्ड रियल एस्टेट एजेंट बनने की सोचता है और शहर में सेल के लिए घर खोजना शुरू कर देता है। बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करने के बाद बर्नार्ड नोटिस करता है कि ब्लैक कम्युनिटी में लोग ज्यादा है लेकिन घर कम है और व्हाइट कम्युनिटी में बहुत सारे घर खाली पड़े हैं। ब्लैक कम्युनिटी मतलब काले लोगों को घर की जरूरत है और उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन उनको घर नहीं मिल रहा। रियल एस्टेट के नजरिए से ये बहुत बड़ा बिजनेस का मौका है। बर्नार्ड एक घर देखता है जो अच्छी कंडीशन में नहीं है और उसका मालिक एक गोरा है, लेकिन फिर भी घर का लोकेशन बहुत सही है क्योंकि ये घर ब्लैक कम्युनिटी के एरिया के पास है। बर्नार्ड घर के मालिक से कहता है, आपने आधे घर को किराए पे दे रखा है, बाकी आप आधा घर बेच दीजिए। और बर्नार्ड कहता है कि मैं अभी आपको $3000 दे दूंगा और बाकी के $5000 मैं तब दूंगा जब मैं सारे कमरे किराए पर दे दूंगा। ओनर को बर्नार्ड का आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो ऐसा जोखिम भरा बिजनेस नहीं करना चाहता। बर्नार्ड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। वहाँ से जाने से पहले बर्नार्ड ओनर का कैलेंडर देखता है जो एक लोकल बैंक के मैनेजर ने दिया है। तब बर्नार्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ओनर को गुड बाय कहता है और सीधा बैंक में जाता है। बैंक में जाकर बर्नार्ड मैनेजर को ढूंढता है, लेकिन मैनेजर की असिस्टेंट जो काले लोगों को भेदभाव की नजर से देखती है, वो मैनेजर को बर्नार्ड से नहीं मिलने देती। बर्नार्ड बैंक के दरवाजे पर इंतजार करता है और जब मैनेजर वहां आता है तो बर्नार्ड उसे रोक लेता है। बर्नार्ड कहता है कि मैं आपके एक वीआईपी कस्टमर को जानता हूं और मैं जो बिजनेस करता हूं इससे आपके कस्टमर को फायदा होगा, इसलिए अगर आप मेरे लिए लोन अप्रूव कर देंगे तो अच्छा होगा। बैंक मैनेजर बिना कुछ सोचे बर्नार्ड को मना कर देता है, लेकिन उसी रात बर्नार्ड को ओनर का कॉल आता है। ओनर पूछता है कि क्या तुमने मेरा नाम इस्तेमाल करके बैंक से लोन लेने की कोशिश की? बर्नार्ड उनसे माफी मांगता है। ओनर बर्नार्ड पे गुस्सा तो नहीं करता, बल्कि उसके आइडिया की तारीफ करता है। ओनर कहता है कि वो गारंटी देगा ताकि बर्नार्ड को बैंक से उसकी जिंदगी का पहला लोन मिल जाए और बर्नार्ड वो प्रॉपर्टी खरीद पाए। एक बुरी गोरी औरत शॉपिंग से आती है और उसे अपने दरवाजे पर एक काला आदमी दिखता है। वो तेज आवाज में पूछती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? बर्नार्ड कहता है, मैं इस बिल्डिंग की मरम्मत कर रहा हूँ। और वो कहती है कि तुम्हारे जैसे काम करने वाले आदमी को सावधानी से काम करना चाहिए। बर्नार्ड कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये मेरी बिल्डिंग है और मैं इस बिल्डिंग की अच्छे से मरम्मत करूंगा। वो औरत जल्दी से घर में जाती है और थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है कि इस औरत का कॉल आया था और पुलिस बर्नार्ड से पूछती है कि क्या ये बिल्डिंग तुम्हारी है या फिर उस औरत को कंफ्यूज करने के लिए तुमने ऐसा किया। बर्नार्ड रियल एस्टेट का एक सर्टिफिकेट निकालता है। बर्नार्ड ने पहले से ही सर्टिफिकेट तैयार कर रखा था क्योंकि वो जानता था कि ऐसा हो सकता है। पुलिस को जब ये एहसास होता है कि ये बर्नार्ड की प्रॉपर्टी है तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। उस रात बर्नार्ड उस बिल्डिंग में जाता है तो वो औरत बर्नार्ड को चले जाने के लिए कहती है क्योंकि ये समय मरम्मत का सही समय नहीं है। तब बर्नार्ड कहता है कि वो मजदूर नहीं है, वो बिल्डिंग का मालिक है और वो औरत चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद गुस्सा करके वो औरत बिल्डिंग से चली जाती है क्योंकि वो औरत काले लोगों के साथ बिल्डिंग में नहीं रहना चाहती। उस औरत के चले जाने के बाद बर्नार्ड एक ब्लैक लेडी को वो घर रेंट पर दे देता है। बर्नार्ड को पहले से ही पता था कि ब्लैक कम्युनिटी को रेंट की बहुत जरूरत है। जल्दी ही पूरी बिल्डिंग में रेंट पर रहने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बर्नार्ड ओनर को बचा हुआ बाकी का पैसा दे देता है। ओनर खुश होकर बर्नार्ड को बिजनेस करने का प्रपोजल देता है। बर्नार्ड घर खोजता है और उसके लिए इनकम कैलकुलेट करता है, फिर पुराने ओनर से बातचीत करके पैसा लेता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है। पुराने ओनर के सामने रहने की वजह से गोरे लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो एक काले इंसान के साथ बिजनेस कर रहा है।
प्रॉफिट बर्नार्ड और पुराना ऑनर आधा आधा कर लेंगे। दोनों के बीच अच्छा बिजनेस चल रहा है और दोनों बहुत पैसे कमाते हैं। बर्नार्ड अपार्टमेंट से मेंशन में चला जाता है और अपनी फैमिली को बेहद खुश रखता है। ये बर्नार्ड की एक खासियत है, कोई उससे भेदभाव करता है तो वो धीरज से उन लोगों से बात करता है। पैसे कमाना और अपने रूल्स पर चलना ही उसका अल्टीमेट गोल है। हालांकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कठिनाई कभी कभी आ ही जाती है। पुराना ओनर जो बर्नार्ड के साथ बिजनेस करता था वो काफी ओल्ड और वीक हो चुका था और कुछ सालों के बाद वो मर जाता है। कंपनी का शेयर उसकी पत्नी को मिलता है और ये औरत काले लोगों से बहुत भेदभाव करती है, इसलिए वो बर्नार्ड के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना चाहती। वो औरत अपनी नफरत के कारण बर्नार्ड के शेयर बहुत कम पैसों में खरीदने की कोशिश कर रही थी और अगर बर्नार्ड ना माने तो वो उस पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रही थी। और उस जमाने में काले और गोरे लोगों के बीच केस होगा तो जज किसको फेवर करेगा ये तो सबको पता था। बर्नार्ड ऐसे खराब बिहेवियर के लिए तैयार नहीं था, इसलिए बर्नार्ड कोर्ट जाने का फैसला करता है। लेकिन उससे पहले बर्नार्ड को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो बर्नार्ड के साथ पुराने ओनर के अच्छे रिश्ते के सबूत दे पाए। बर्नार्ड उस बैंक मैनेजर के बारे में सोचता है, लेकिन वो मैनेजर पहले से ही ओनर की विधवा से मिल चुका था और बर्नार्ड को इग्नोर कर रहा था। डिसअपॉइंट होकर बर्नार्ड बैंक के चारों तरफ देखता है। बैंक की इस साफ सुथरी बिल्डिंग में कितना भेदभाव है ये सब बर्नार्ड देख रहा था। उसकी स्किन के कलर के कारण कितना भेदभाव होता है उसके साथ। ये सब बात सोचते सोचते बर्नार्ड के दिमाग में एक प्लान आता है। बिल्डिंग में 4 बैंक हैं, लेकिन कोई भी बैंक उसकी स्किन के कलर के कारण उसे मदद नहीं करना चाहता। तब उसके दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आता है, अगर मैं इस बिल्डिंग को ही खरीद लूं तो देखता हूं कौन मुझे मदद नहीं करता और कौन मुझसे भेदभाव करता है। इसलिए बर्नार्ड जो को खोजता है। जो लॉस एंजलिस में एक ब्लैक रियल एस्टेट डेवलपर है। बर्नार्ड जो को उसका प्लान बताता है। जो सोचता है कि ये खराब प्लान है क्योंकि बिल्डिंग की कीमत बहुत ज्यादा है और अभी तक किसी भी ब्लैक इंसान ने वहां पर जगह नहीं खरीदी है। कुछ देर बात करने के बाद जो को समझ में आता है कि बर्नार्ड एक इंटेलिजेंट इंसान है। बर्नार्ड ये बिल्डिंग इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि जब तक वो बिल्डिंग का मालिक रहेगा बैंक के लोग उसे लोन देंगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बैंक के लोग बर्नार्ड के साथ रियल एस्टेट की बातें शेयर करेंगे तो रियल एस्टेट का बिजनेस भी अच्छे से चलेगा। जो बर्नार्ड के प्लान से हैरान हो जाता है, लेकिन बर्नार्ड की बातें सुनकर जो को यकीन हो जाता है कि ये प्लान काम करेगा। जो के पास बहुत पैसा है लेकिन गोरे लोग उससे भी भेदभाव करते हैं। बर्नार्ड के साथ मिलकर अगर वो बैंक की बिल्डिंग खरीद पाए तो इससे जो को भी बहुत फायदा होगा। दोनों ब्लैक होने की वजह से गोरे लोगों से डायरेक्ट डील नहीं कर पाएंगे, उन्हें एक गोरे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए बर्नार्ड मैट के बारे में सोचता है जो मरम्मत में बर्नार्ड की मदद कर रहा था। मैट बहुत ईमानदार और अच्छा इंसान है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए बर्नार्ड और जो मैट को गोल्फ, बड़े लोगों की तरह सोचना, मैथमेटिक्स और रियल एस्टेट्स की बातें सिखाना शुरू कर देते हैं। मैट जल्दी ही सब कुछ सीख लेता है और गोल्फ खेलते खेलते रियल एस्टेट की कैलकुलेशन भी करना सीख लेता है, एक यंग एंटरप्रेन्योर की तरह। गोल्फ क्लब में मैट बैंक के बिल्डिंग के ओनर से मिलता है। ये मीटिंग जो ने ही अरेंज की थी। उनके बीच सही बातचीत होती है जिससे मैट को बिल्डिंग खरीदने का मौका मिलता है। अब बस नेगोशिएशन की बात है, लेकिन मैट को ये सब करना नहीं आता। बर्नार्ड कहता है डोंट वरी। नेगोशिएशन में बर्नार्ड मैट की मदद करता है। बर्नार्ड पहले बिल्डिंग में कितनी लाइट्स हैं वो सब गिनता है, फिर बिल्डिंग में कितनी खाली जगह है वो गिनता है और फिर वो बिल्डिंग के एनुअल रेवेन्यू से बिल्डिंग का प्राइस कैलकुलेट करता है। बर्नार्ड जरूरी नंबर तैयार करता है और बिल्डिंग के ऑनर से मिलने से पहले मैट को वो नंबर याद रखने के लिए कहता है। इस तरीके से ऑनर कितना भी ज्यादा नंबर कहता है, दिखावे के लिए मैट उसे हर एक नंबर सही सही बताता है। इस वजह से ऑनर हैरान हो जाता है और उसका अकाउंटेंट भी। वो दोनों सोचते हैं कि उन्हें मैथमेटिक्स का एक जीनियस मिल गया है जिसे वो बिल्कुल धोखा नहीं दे सकते। बर्नार्ड को बिल्डिंग मिल जाती है। बिल्डिंग का प्राइस है $2.4 मिलियन, लेकिन बर्नार्ड को ये मिला $1.56 मिलियन में। उसके बाद बर्नार्ड जब भी बिल्डिंग में जाता है या आता है तो सब बैंक के प्रेसिडेंट्स उसके साथ हाथ मिलाने के लिए आते हैं। वो मैनेजर जो पहले बर्नार्ड की मदद नहीं कर रहा था वो ये सब देखकर हैरान है। बैंकिंग इंडस्ट्री की मदद से बर्नार्ड और जो का रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाता है। लॉस एंजलिस में ब्लैक कम्युनिटी और व्हाइट कम्युनिटी के भेदभाव को दोनों मिटा देते हैं। ब्लैक कम्युनिटी के बहुत सारे जवान गोरों के एरिया में आकर रहने लगते हैं, तभी वाइस प्रेसिडेंट भी उन्हें बुलाते हैं। 1963 में बर्नार्ड अपने परिवार को लेकर उसके पापा ब्रिटेन से मिलने जाता है। डिनर के बाद ब्रिटेन बर्नार्ड से कहता है कि वो बर्नार्ड के लिए बहुत गर्व महसूस करता है। अगले दिन बर्नार्ड अपने बेटे के साथ शहर घूमने निकलता है। फिर दोनों उस बैंक के पास जाते हैं जहां बर्नार्ड जूतों पर पॉलिश किया करता था। तब टेक्सास अमेरिका में सबसे ज्यादा भेदभाव करने वाला शहर था।
अचानक से बाप और बेटे दोनों एक लड़के से मिलते हैं जो वहाँ बैंक के सामने जूते चमका रहा है, वो भी बस गोरों के ही जूते चमका रहा है। ये सब देखकर बर्नार्ड के दिमाग में ख्याल आता है कि उसे अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बर्नार्ड मन ही मन सोचता है कि ब्लैक कम्युनिटी को अच्छा घर मिले, उसके लिए वो कुछ ना कुछ करेगा। अगले दिन बर्नार्ड जो से मिलता है और वो कहता है कि उसे टेक्सास का मेनलैंड बैंक खरीदना है। जो सोचता है कि बर्नार्ड पागल है क्योंकि टेक्सास में भेदभाव बहुत ज्यादा है। बर्नार्ड बहुत सारे रीजन बताता है कि क्यों उसको वो बैंक खरीदना है, इसलिए जो लास्ट में मान जाता है। दोनों मैट को फ्रंटमैन बनाने के लिए फिर से हायर करते हैं। वो बैंक के ओनर रॉबर्ट फ्लोरेंस सीनियर और जूनियर से मिलते हैं नंबर डिस्कस करने के लिए। फ्लोरेंस जूनियर के मना करने के बाद भी फ्लोरेंस सीनियर मैट और उसके पार्टनर को बैंक बेच देते हैं। मेनलैंड बैंक खरीदने के बाद बर्नार्ड टेक्सास के अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को लोन अप्रूव करने लग जाता है। बर्नार्ड का गोल था कि उसकी कम्युनिटी के लोगों को अच्छा घर मिले और फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। कुछ दिन तक सब सही चलता है जब तक कि फ्लोरेंस जूनियर बैंक के लोन के बारे में चेक करता है। तब तक एक दिन फ्लोरेंस जूनियर मैट का पीछा करता है और बर्नार्ड और जो से मिलता है, उनको बैंक के लोन के बारे में बताता है और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लेटर दिखाकर उनको धमकाता है। फ्लोरेंस जूनियर कहता है कि अगले 1 महीने में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैंक के सारे लोन्स के बारे में जांच करेंगे। फ्लोरेंस जूनियर के जाने के बाद वो तीनों आगे क्या करना है इस बारे में सोचने लगते हैं। तब मैट उनको सजेशन देता है कि वो एक नया बैंक खरीद ले और मेनलैंड के सारे प्रॉब्लम्स वाले ट्रांजैक्शन नए बैंक में ट्रांसफर कर ले। वो तीनों मार्लोन मूर बैंक खरीदने की बात करते हैं। तब बर्नार्ड कहता है कि बैंक चलाएगा कौन? तब मैट कहता है कि वो चलाएगा, लेकिन बर्नार्ड इससे सेटिस्फाइड नहीं है। बर्नार्ड यूनिस को मैट पर नजर रखने के लिए कहता है। मैट बैंक चलाना शुरू कर देता है। अगले दिन मैट लॉयर से मिलता है और लोन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना शुरू कर देता है। फ्लोरेंस जूनियर मैट को कॉल करता है और कहता है कि मेनलैंड बैंक के सारे क्लाइंट अपने सारे पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं। उसी टाइम पर फेडरल बैंक के एग्जामिनर मर्लिन बैंक में जाते हैं। मैट की मदद करने के लिए बर्नार्ड काम वाला बनकर मीटिंग के आसपास रहता है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि एग्जामिनर्स को लोन्स में काफी घपला दिखाई देता है। बर्नार्ड ये देखकर हैरान है कि फालतू लोन्स भी अप्रूव हुए हैं। उनको पता चलता है कि ये सब फ्लोरेंस जूनियर ने करवाया है। बैंक चलाने की हड़बड़ी में मैट प्रोटोकॉल छोड़कर फ्लोरेंस जूनियर की पहचान के लॉयर से काम करवाता है। इससे सारे प्रॉब्लम्स वाले लोन के बारे में फ्लोरेंस जूनियर को पता चल जाता है। जो और बर्नार्ड मैट से कहते हैं कि अभी मार्लिन मूर बैंक से दूर चला जाना ही सही है। मैट अपने बैंक को नहीं जाने देना चाहता और इसलिए जो और बर्नार्ड को बताए बिना ही कुछ कर देता है। जो को इसके बारे में अगले दिन पता चलता है और वो बर्नार्ड को लेकर मेनलैंड बैंक में जाता है। दोनों मैट को लोन के बारे में बताते हैं और पास में खड़ा फ्लोरेंस जूनियर ये सब देखकर खुश होता है। बर्नार्ड मैट को उसके बुक्स लाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक एग्जामिनर्स वहां आ जाते हैं और मेनलैंड बैंक का लाइसेंस रद्द कर देते हैं। जाने के समय FBI वहां आ जाती है और बर्नार्ड और जो को गिरफ्तार कर लेते हैं। बर्नार्ड बचने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद बर्नार्ड और जो लॉयर से मिलते हैं। उनको पता चलता है कि केस को पॉलिटिकल भेदभाव से जोड़ दिया गया है। मैट सेनेटर और उसके पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए मैकलेन से बात करता है और बदले में मैट उनका गुलाम बन जाएगा। मैट उस रात किसी को कॉल करता है। मैट मैकलेन का सजेशन फॉलो करता है और अगले दिन वो सेनेट के हियरिंग में अपने पार्टनर्स के खिलाफ बयान दे देता है। उस दिन बर्नार्ड मैकलेन से मिलता है और उसका प्रपोजल सुनता है। मैकलेन बर्नार्ड को 2 ऑप्शन देता है। पहला ये कि मैट सारी बातों को स्वीकार कर ले और इम्यूनिटी डील ले ले, या फिर मन में जो कुछ भी है वो बोलकर जेल चला जाए। बर्नार्ड अपने मन की सारी बातें बोल देता है और वो और जो फेडरल जेल चले जाते हैं। कुछ सालों बाद बर्नार्ड और जो जेल से निकलते हैं, उनको लेने यूनिस आती है। वो दोनों बहुत खुश दिखते हैं, इसके बावजूद कि उनका सब कुछ बिक चुका है। जो बताता है कि दोनों ने बहामास में प्रॉपर्टी ले रखी है। यूनिस हैरान होकर पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तब पता चलता है कि मैट ने उस रात कॉल करके ये सब अरेंज किया था और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो अमेरिका में रंग भेद पर बनी ये फिल्म आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय देकर हमें जरूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। अगली बार फिर से मिलेंगे एक धमाकेदार फिल्म रिव्यू लेकर।